जून 2024 में सेबी को कंप्लेंट मिलती है सीरियस गवर्नेंस लैप्सेस की, फंड डायवर्जन की और फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की। और सेबी जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो सेबी को पता चलता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन किया गया है यहाँ पर, और तो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। प्रमोटर्स एक लिस्टेड कंपनी को इस प्रकार चला रहे थे जैसे कि वो कोई एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सेबी के होल टाइम मेंबर अशोक भाटिया जी का ये कहना है कि प्रमोटर कंपनी को एक पिगी बैंक की तरह समझ रहे थे, जब चाहा जब पैसे निकाल लिए और जब चाहा जब पैसे डाल दिए। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक लिस्टेड कंपनी का मजाक बनाकर रख दिया है। और ये सीरियस गवर्नेंस लैप्सेस आपके लिए एक सीख है कि किसी भी कंपनी के जिसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग हो, या फिर जिसकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही हो, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, या फिर जिस कंपनी का आरओए आरओई भी इंक्रीज हो रहे हो, तो ऐसी कंपनियों को हम कैसे पहचानें। जैसे ही सेबी को पता चलता है कि जेंसोल इंजीनियरिंग के गवर्नेंस में काफी लैप्सेस देखने को मिले हैं, वैसे ही सेबी ने ऑर्डर दिया बोर्ड को कि स्टॉक स्प्लिट को हाल ही में रोक दिया जाए। और जेंसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिली। जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने फंड का डायवर्जन किया, ऑडिटर्स को गलत रिपोर्ट प्रोवाइड कराई और बैलेंस शीट में अपना पॉजिटिव या फिर एक अच्छा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी। जैसे ही 16 अप्रैल को सेबी का ऑर्डर आता है अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत जग्गी ब्रदर्स कंपनी, जो कि इस कंपनी को एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह चला रही थी, उस कंपनी के स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 90% तक नीचे गिर जाता है। आखिर कैसे पता किया जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लैप्सेस हैं या फिर फंड का डायवर्जन हो रहा है, जबकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। इससे हमें यह भी पता चलता है जब भी हम फंडामेंटली किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। आज हम यही समझेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपनी का एनालिसिस किया जाए कि हम किसी दूसरी जेंसोल को पिक ना कर लें, या फिर कैसे हम अवॉइड कर पाएं जेंसोल जैसी कंपनियों को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो पर। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को हैंडल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए डायरेक्टली चलते हैं कि किस प्रकार से जेंसोल इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों को अवॉइड करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ पॉइंट्स का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1, ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें यह जरूर देखना होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट क्या कहती है, जो कि हमें एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिल जाती है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है ऑडिटर रिपोर्ट का, वो होता है ओपिनियन या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर टाइटल इसके अलावा कुछ और हो तो मानकर चलिए वो एक कंपनी के लिए रेड फ्लैग है। और भी कई तरीके हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पता किया जा सके, जिनमें से कुछ तरीके इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। नंबर 1, क्वालिफाइड ओपिनियन मींस लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है और ऐसा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो मानकर चलिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 2, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल अनरिलायबल हो और फाइनेंशियल के ऊपर कंप्लीट डिटेल नहीं दी गई हो तो भी ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। नंबर 3, एडवर्स ओपिनियन। यदि किसी कंपनी के ऑडिटर्स सही कंपनी के बारे में एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम क्लीन है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऑडिटर्स को फाइनेंशियल्स में ऐसा कुछ भी गड़बड़ देखने को नहीं मिली है, मींस ऑडिटर्स को फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। नंबर 2, एनुअल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें एक सेक्शन में यह भी देखने को मिलती है, एनुअल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अगर वो जितनी ब्रीफ और डिटेल में लिखी हुई रिपोर्ट होती है तो ये एक अच्छा साइन कहा जा सकता है। जितनी भी
लिस्टेड कंपनी है वो हर साल अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इसमें लिखा रहता है बोर्ड मेंबर्स की एज, उनका एक्सपीरियंस, उनका रिमनरेशन, बोर्ड प्रोसीजर की आउटलाइन, और इस रिपोर्ट में जितना डिटेल में लिखा रहता है उतना अच्छा माना जाता है। चलते हैं अब पॉइंट नंबर 3 पर, रिजर्वेशन ऑफ प्रॉफिट बोर्ड सीट्स। मतलब क्या है इसका? जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो अगर कुछ सीट रिजर्व रखती हैं महिलाओं के लिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो मान के चलिए ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। और यदि कंपनी एक प्रॉफिट का हिस्सा अपनी CSR एक्टिविटीज के लिए रखती है तो भी ये एक ग्रीन सिग्नल है, मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एक डोनेशन देती है या फिर एक हिस्सा अलग से रखा जाता है। और मेल फीमेल का परसेंटेज में रेशो कितना है, की फाइनेंशियल ऑफिसर्स या फिर की मैनेजमेंट की सैलरी कितनी है, इनको भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो कि 100 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और 10 करोड़ उसके MD CEO या फिर मेन ऑफिसर ले जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में नुकसान ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, 100 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और उसका 10% कंपनी के प्रमोटर्स ही ले जा रहे हैं या फिर उसके डायरेक्टर ही ले जा रहे हैं। नंबर 4, हाई प्लेज बाय प्रमोटर्स। जेंसन इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स अपनी कंपनी से एज ए डायरेक्टर कोई सैलरी नहीं लेते थे, जबकि 75% ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज थी। वैसे तो कहा जाए या फिर देखा जाए तो ये कॉमन एक टैक्स सेविंग प्रैक्टिस होती है कि बोरो करना अगेंस्ट शेयर के, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अगर 75% से ज्यादा प्लेज है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि अगर 10% से भी ऊपर प्लेज रहता है, प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज रहता है, तो ऐसी कंपनियों से आप प्लीज दूर ही रहें। पॉइंट नंबर 5, अनक्लियर कॉर्पोरेट एक्शन। कुछ कंपनीज अकॉर्डिंग टू लॉ चलती हैं, बट कुछ उनके एक्शन ऐसे होते हैं जो रेड फ्लैग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, बायबैक उस वक्त लाना जब कंपनी के स्टॉक्स पीक पर हों। आप खुद सोचिए, कोई कंपनी बायबैक क्यों लाएगी जब उसके स्टॉक पीक पर होंगे। नंबर 2, डिविडेंड पे करना जब कंपनी लॉस बुक करती हो, और डिविडेंड पे करना जब कंपनी कर्ज लेकर अपने आप को सर्वाइवल में लगी हुई है। क्योंकि पेरेंट एंटिटी को फंड चाहिए, इसके लिए डेट लेकर डिविडेंड पे करना यह भी काफी घातक हो सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। कोई कंपनी है ए की सब्सिडियरी है बी का 50% होल्ड करती है कंपनी ए, और बी की दोनों की सब्सिडियरी है सी का 50% मींस 25% दोनों कंपनी होल्ड करती हैं। इस तरह की अगर होल्डिंग कंपनी में देखने को मिलती है तो यहां पर फंड का डायवर्जन इजीली किया जा सकता है। तो बेटर है ऐसी कंपनियों से दूर रहा जाए। यहां पर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, और लोन गिवन टू द रिलेटेड पार्टी इट्स आल्सो ए रेड फ्लैग। लोन की गारंटी देना जबकि खुद आप कर्ज लेकर सरवाइव कर रहे हो और लोन की गारंटी दे रहे हो, क्योंकि लोन की गारंटी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है जबकि वो लायबिलिटी होती है। और जेंसोल इंजीनियरिंग भी इसी तरह का एक एग्जांपल है, और ये एक केस स्टडी की तरह आप इसे समझ सकते हो। नियरली 13% ऑफ रेवेन्यू जेंसोल इंजीनियरिंग का अपनी पेरेंट कंपनी से आ रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन था। इसके बाद भी अगर हम मिस कर देते हैं फिर तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर सेबी जैसी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करके ही इसका पता कर सकती हैं। ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये किसी भी कंपनी के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। दिस इज पुष्पिन, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।